नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का पीके एडवांस साइको यूट्यूब चैनल पर। चर्चा करेंगे आज हम एनसीईआरटी बुक मनोविज्ञान कक्षा 12 के लिए, जिसमें पार्ट 1 की चर्चा हम कर चुके थे। आज लेसन नंबर 2 की हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, जिसने भी पहले पार्ट को नहीं देखा है वो पहले पार्ट को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नियमित रूप से साइकोलॉजी के विभिन्न विषयों के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, चलते हैं पार्ट 2 की ओर, कक्षा 12 मनोविज्ञान। आप सभी भी अपनी पुस्तक निकाल सकते हैं और पेज नंबर 37 पर आप आ जाएं डायरेक्ट। पाठ का नाम है मित्रों क्या? आत्म परिचय, आत्म एवं व्यक्तित्व। पाठ का नाम क्या है मित्रों? आत्म एवं व्यक्तित्व। आप देख रहे होंगे पाठ का नाम आपके सामने दिखाई दे रहा है। लेसन नंबर 2 है आत्म एवं व्यक्तित्व। तो आत्म और व्यक्तित्व के बारे में, इस पाठ के बारे में चर्चा करेंगे। चलते हैं दोस्तों, यहाँ पर कुछ विषय वस्तु के बारे में यहाँ दे रखा है कि कौन कौन सी विषय वस्तु इस पाठ के अंतर्गत आएंगी। ये सामान्य चीज़ यहाँ दे रखी है। हम अगले पृष्ठ पर चलते हैं तो देखते हैं दोस्तों, पेज नंबर 38 पर आते हैं। तो सामान्य रूप से इसका क्या दिया हुआ है? परिचय दिया हुआ है। हमें तो डायरेक्ट पाठ को स्टार्ट करना है। पाठ को हम पढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले ये यहाँ पर हम आ जाते हैं। आत्म एवं व्यक्तित्व क्या है, इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। देखो, आत्म एवं व्यक्तित्व का तात्पर्य उन विशिष्ट तरीकों से है। आत्म एवं व्यक्तित्व का तात्पर्य उन विशिष्ट तरीकों से हैं जिनके आधार पर हम अपने अस्तित्व को परिभाषित करते हैं। अर्थात अपने आप को हम परिभाषित करते हैं, वही क्या है? आत्म व्यक्तित्व। ये ऐसे तरीकों को भी इंगित करते हैं जिसमें हमारे अनुभव संगठित एवं व्यवहार में अभिव्यक्त होते हैं। सामान्य प्रेक्षणों के आधार पर, सामान्य प्रेक्षणों से तात्पर्य क्या है? सामान्य रूप से जो हम देखते हैं के आधार पर हम जानते हैं कि विभिन्न प्रकार के लोग अपने बारे में अलग अलग प्रकार के विचार रखते हैं। कि अलग अलग लोग और उनके अलग अलग प्रकार के क्या होते हैं? विचार होते हैं, भाव होते हैं। ये विचार व्यक्ति के आत्म का प्रतिनिधित्व करते हैं। अर्थात जो विचार है प्रत्येक व्यक्ति के अलग अलग, वही किसका प्रतिनिधित्व करते हैं मित्रों? उनके आत्म का, उनकी आत्मा का, उनके स्वयं का प्रतिनिधित्व करते हैं। हम यह भी जानते हैं कि स्थिति विशेष में लोग विभिन्न तरीके से व्यवहार करते हैं, किंतु एक व्यक्ति विशेष का व्यवहार एक स्थिति से दूसरी स्थिति में सामान्यतया पर्याप्त रूप से कैसा होता है? स्थिर होता है। व्यक्ति के व्यवहार का यही अपेक्षाकृत स्थिर स्वरूप उस व्यक्ति के व्यक्तित्व का प्रतिनिधित्व करता है। अर्थात जो उसका स्थिर स्वरूप है वही उसके किसका प्रतिनिधित्व करता है? उसके व्यक्तित्व का प्रतिनिधित्व करता है। आत्म का प्रतिनिधित्व हमने देखा था कि आत्म का प्रतिनिधित्व कौन करता है? प्रत्येक व्यक्ति के जो अलग अलग विचार हैं, तो स्वयं व्यक्ति के जो विचार हैं वो उसके आत्म का प्रतिनिधित्व करते हैं। आगे हम चलते हैं नीचे। इसलिए विभिन्न प्रकार के व्यक्तित्व भिन्न भिन्न प्रकार के व्यक्तित्व वाले प्रतीत होते हैं। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति कैसा मित्रों? अलग अलग रूप से प्रतीत होता है। अलग अलग प्रत्येक व्यक्ति का क्या होता है? व्यक्तित्व होता है, पर्सनैलिटी होती है। ये व्यक्तित्व व्यक्ति के विविध व्यवहारों में प्रतिबंधित होते हैं। ठीक है, तो अलग अलग प्रकार से सभी का व्यक्तित्व अलग अलग होता है। वो कैसे होता है हमने यहाँ चर्चा करी। अब देखिए आत्म संप्रत्यय, अर्थात आत्म है क्या है, आत्म का संप्रत्यय क्या है। देखो मित्रों, बाल्यावस्था से ही आपने इस बारे में कि आप कौन हैं, बाल्यावस्था से आपने इस बारे में कि आप कौन हैं और आप किस प्रकार दूसरों से भिन्न हैं। आप में ये जिज्ञासा रही है कि आप कौन हैं, किस प्रकार से, आप में ऐसी कौन सी क्वालिटी है जिससे आप दूसरे से भिन्न हैं। पर्याप्त मात्रा में विचार किया होगा, ऐसा आपने विचार किया होगा बाल्यावस्था में। यद्यपि आप इस संदर्भ में जागरूक नहीं रहे होंगे, फिर भी आपने अब तक अपने बारे में कुछ धारणा विकसित कर ली होगी। आइए हम 12 क्रियाकलाप 2.1 को पूरा करके अपने आत्म के बारे में, अर्थात हम कौन हैं, आत्म क्या है, अर्थात हम कौन है, अर्थात स्वयं को समझना, कुछ प्राथमिक विचार प्रतिपादित करने का प्रयास करें। आगे देखिए क्रियाकलाप भाई 2.1 क्या है, उसको भी देख लेते हैं। क्रियाकलाप 2.1 के वाक्यों को पूरा करना आपके लिए कितना सरल था, इस कार्य को पूरा करने में आपने कितना समय लिया। संभवतः यह क्रियाकलाप आपके लिए उतना सरल नहीं रहा होगा जितना सरल पहले आपने इसे समझा होगा।
यह क्रियाकलाप पूरा करते हुए आप अपने आत्म का वर्णन कर रहे थे। अर्थात 2.1 में जो क्रियाकलाप है उसमें जो भी आपने किया उसमें किसका वर्णन हो रहा था, अपने आप का अर्थात स्वयं को बता रहे थे। जिस प्रकार आप अपने चतुर्दिक परिवेश से तात्पर्य अपने चारों ओर के वातावरण की विविध वस्तुओं के प्रति जागरूक होते हैं। जैसे कि आपके कमरे में एक मेज़ है या एक कुर्सी, उसी प्रकार आप अपने आत्म के प्रति भी जागरूक होते हैं। दोस्तों ये पृष्ठ हमारा हो चुका है पूरा। हम चलते हैं अगले पृष्ठ पर चलते हैं। हम देखिए 38 पेज हम पढ़ रहे थे, 39वें पेज पर हम चलेंगे तो आपको यहाँ पर इस तरह का दिखाई देगा आपका पेज, और हम उसी की ओर चल रहे हैं। पहले इधर वाले पार्ट को पढ़ेंगे अच्छे से। हम जूम कर देता हूँ मैं इसको, ये देखिए। नवजात शिशु की अपने आत्म के बारे में कोई धारणा नहीं होती। जो एक छोटा शिशु होता है, नवजात, जिसने अभी नया जन्म लिया है, ऐसे शिशु में अपने आत्म के बारे में कोई धारणा नहीं होती। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है, आत्म की धारणा का जन्म या प्रकटीकरण होता जाता है। अर्थात जब बालक सहसावस्था में होता है तो अपने आत्म के बारे में जानने का प्रयास भी नहीं करता है, उसमें कोई धारणा नहीं होती। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है, बाल्यावस्था में पहुँचता है, तो वह आत्म के बारे में जानने के लिए जिज्ञासु हो जाता है, उसके बारे में जानने का वो प्रयास करता है और इसका निर्माण आरंभ हो जाता है। आत्म के बारे में बच्चे की धारणा को स्वरूप देने में माता पिता, मित्रों, शिक्षकों एवं अन्य महत्वपूर्ण लोगों की अहम भूमिका होती है। अर्थात आत्म की जो धारणा है वो उसका अच्छा स्वरूप देने के लिए माता पिता, मित्र, शिक्षक, अन्य महत्वपूर्ण लोगों की क्या होती है मित्रों, अहम भूमिका होती है। दूसरे लोगों से हमारी अंतःक्रिया, हमारा अनुभव, इन्हें जो हम अर्थ प्रदान करते हैं, हमारे आत्म का आधार बनते हैं। अतः हमारे अपने अनुभव और दूसरे लोगों के बारे में जो हमारे अनुभव होते हैं उसके आधार पर आत्म की संरचना में परिवर्तन संभव है। अर्थात यहाँ पर क्या बताया गया है कि आत्म में परिवर्तन कैसे होता है। अर्थात जैसे जैसे हम अपने जीवन में आगे बढ़ते जाते हैं, अपने अनुभव लेते जाते हैं, दूसरे लोगों के अनुभव हमें मिलते जाते हैं, वैसे वैसे ही किसमें परिवर्तन होता है मित्रों, आत्म की संरचना में परिवर्तन संभव होता है। यदि आप क्रियाकलाप 2.1 को पूरा कर लेने के बाद उन वाक्यों की सूची का अपने दूसरे मित्रों से आदान प्रदान कर लें तो आप इस बात का अनुभव कर सकते हैं। 2.1 क्रियाकलाप नीचे आ रहा है, उसकी चर्चा हम कर लेते हैं। देखो भाई 2.1 क्रियाकलाप क्या है। यहाँ आपको कुछ नहीं करना है। ये क्रियाकलाप है आत्म की समझ, अर्थात आप अपने आप को कैसे समझें। जब बार बार पाठ में जिक्र हो रहा था क्रियाकलाप 2 क्या है तो उसी के बारे में है। जैसे अभी का समय, अब ये जो रिक्त स्थान है इसको आपको भरना है। मैं कौन हूँ ये आपको भरना है। मैं क्या हूँ, मैं कैसे कार्य करता हूँ, ये सारे की क्या है प्रश्न है और इनको आप पूर्ण करोगे। अब जब आप इनको पूर्ण करोगे तो निश्चित रूप से आपके मन में जो चल रहा होता है वो ही आप इन वाक्यों को पूरा करने में लगाओगे और इन्हीं के माध्यम से आपकी आत्म की क्या हो जाएगी, पहचान हो जाएगी। जितने भी प्रश्न दिए हैं इनके आप वाक्य बनाओगे, आपके मन में क्या चल रहा है उनके बारे में आप लिखोगे, जिससे इनको पढ़कर, इनको समझकर किसी भी बालक के आत्म के बारे में जाना जा सकता है। ठीक है, तो ये 2.1 था, इसमें कुछ नहीं है, सामान्य प्रश्न थे और आपको इसको पूरा करना था। जैसे इधर दिया है, आप एक बार देख लें। जैसे मेरा नाम संजना और करीम है, अथवा अपनी विशेषताएं, मैं ईमानदार और मेहनती हूँ। मैंने कहा ना आपको ऐसे बताना है। अथवा अपनी विविधताओं और क्षमताओं, जैसे मैं गायक अथवा नर्तक हूँ। अथवा अपने विश्वासों, जैसे मैं ईश्वर अथवा नियति में विश्वास रखता हूँ। तो जैसे जैसे आप इनको भरोगे तो आपके अंदर की बातें बाहर आने लगेगी और जो परीक्षण करता है, ऑब्जर्वर है, वो यह देख लेगा कि इसका आत्म किस तरह का है, इसका व्यक्तित्व किस तरह का है, इसकी धारणा किस तरह की है, यह किस प्रकार का व्यक्ति है, इंट्रोवर्ट है, एक्सट्रोवर्ट है, धार्मिक है, सामाजिक है, एकांतवासी है, कैसा व्यक्ति है, वो सारी चीज़ निकल कर आ जाएगी आपके इन प्रश्नों के माध्यम से, जिससे आपके आत्म का, आपके स्वयं का पता चल जाएगा। वर्णन करती हूँ तब वह अपनी व्यक्तिगत अनन्यताओं को उद्घाटित करती है, अर्थात उसके अंदर की चीज़ों को वह उद्घाटित करता है या करती है। आगे देखिए दोस्तों, अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है आपने तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मैं प्रत्येक विषय पर ग्रीन बोर्ड पर आपको टॉपिक्स वाइज समझाता हूं, जैसे व्यक्तित्व क्या है, आत्म क्या है, सारा चीज़ मैं आपको समझाता भी हूं। यहाँ मैं आपको केवल पाठ पढ़ा रहा हूँ, तो आप अगर ये चीज़ देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपको सारी चीज़ उपलब्ध हो जाएगी। सामाजिक अनन्यता से तात्पर्य व्यक्ति के उन पक्षों से है। अब हम चर्चा किसकी कर रहे हैं, सामाजिक अनन्यता।
उन पक्षों से हैं जो किसी सामाजिक अथवा सांस्कृतिक समूह से संबद्ध करते हैं, अथवा जो ऐसे समूह से व्युत्पन्न होते हैं जब कोई यह कहता है या कहती है, लड़का है तो कहता है, लड़की है तो कहती है कि वह एक हिंदू है अथवा मुस्लिम है, ब्राह्मण है, आदिवासी है, उत्तर भारतीय है, दक्षिण भारतीय है, इसी तरह का कोई अन्य वक्तव्य, तो वह अपनी सामाजिक अनन्यता के बारे में जानकारी देता है या देती है। इस प्रकार के वर्णन उन तरीकों का विशेषीकरण करते हैं जिनके आधार पर लोग एक व्यक्ति के रूप में स्वयं का मानसिक स्तर पर प्रतिरूपण क्या कर लेते हैं अर्थात छवि बना लेते हैं उसकी। इस प्रकार आत्म का तात्पर्य अपने संदर्भ में व्यक्ति के सचेतन अनुभवों, विचारों, चिंतन, भावनाओं की समग्रता से है। व्यक्ति के यही अनुभव एवं विचार व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों ही स्तरों पर व्यक्ति के अस्तित्व को परिभाषित करते हैं, अर्थात मैं कौन हूँ, कैसे हूँ, मैं कहाँ पर रहता हूँ, ये सारी चीज़ व्यक्ति अर्थात जो चारों तरफ का वातावरण है निश्चित रूप से उसको प्रभावित करता है। उसके समाज के जो आसपास का वातावरण, उसके सामाजिक क्रियाकलाप हैं जो उसके सामाजिक विकास को भी प्रभावित करते हैं। अब देखो मित्रों, यहाँ पर कुछ और दिया गया है, आत्मगत रूप में आत्म, वस्तुगत रूप में आत्म। यदि क्रियाकलाप 2.1 में अपने मित्रों के द्वारा दिए गए वर्णनों पर पुनः ध्यान दें तो आप देखेंगे कि उनके वर्णन अपने बारे में या तो किसी ऐसी सत्ता के रूप में है जो कुछ करता है, जैसे मैं एक नर्तक हूँ, अर्थात उसने आंसर दिए होंगे ऐसे, अथवा ऐसी सत्ता के रूप में जिस पर कुछ किया गया है, जैसे मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जिसको सरलता से आहत किया जा सकता है, अर्थात आहत से मतलब उसको दुख पहुँचाया जा सकता है। पहली स्थिति में आत्म का वर्णन आत्मगत जो कुछ करता है रूप में किया गया है। दूसरी स्थिति में आत्म का जो वर्णन है वस्तुगत अर्थात जो किसी चीज़ से प्रभावित होता है के रूप में किया गया है। इसका अर्थ यह हुआ कि आत्म को आत्मगत एवं वस्तुगत दोनों रूपों में समझा जा सकता है। जब आप यह कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि मैं कौन हूँ, तो आप आत्म का वर्णन जानने वाले के रूप में तो कर ही रहे हैं, साथ ही उस रूप में भी कर रहे हैं जिसे जाना जा सकता है। आत्मगत रूप आत्म स्वयं को जानने की। इससे आगे हम अगले पेज पर चलेंगे, 40वां पेज आप निकालें, जूम कर देता हूँ अच्छे से आपको दिखे। ये देखिए, प्रक्रिया के रूप में सक्रिय रूप से संलग्न रहता है, वस्तुगत परिणामी रूप में आत्म परीक्षित होता है और जान लिए जाने पर वस्तु के रूप में व्यक्त होता है। आत्मा की यह द्वैध स्थिति सदैव ध्यातव्य है। ध्यातव्य से मतलब है ये सारी जो स्थिति है आत्मा की, इसको हमें ध्यान रखना बिल्कुल चाहिए, ध्यान रखने ये योग्य है। आत्म के प्रकार, भाई ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आत्म के प्रकार आपसे पूछे जा सकते हैं, तो इसे आप ध्यान से देखें। क्या है भाई, आत्म के विभिन्न प्रकार या रूप होते हैं। आत्म के विभिन्न प्रकार या रूप होते हैं। आत्म के इन विभिन्न रूपों का निर्माण भौतिक, समाज, सांस्कृतिक, पर्यावरण से होने वाली हमारी अंतः क्रियाओं के परिणाम स्वरूप होता है, अर्थात सामाजिक, सांस्कृतिक, भौतिक और हमारी अंतः क्रियाओं के परिणाम स्वरूप इसका निर्माण होता है। आत्म के मूल तत्व पर उस समय ध्यान आकृष्ट होता है जब एक नवजात शिशु भूखा होने पर दूध के लिए चीखता चिल्लाता है। यद्यपि बालक की यह चीख प्रतिवर्त पर आधारित होती है, तथापि यही प्रतिवर्त आगे चलकर इस जागरूकता के विकास के रूप में कि मैं भूखा हूँ परिवर्तित हो जाता है। समाज, सांस्कृतिक पर्यावरण में यह जैविक आत्म स्वयं को रूपांतरित करता है। आप जबकि एक चॉकलेट के लिए भूख का अनुभव कर सकते हैं, एक एस्किमो को ऐसा अनुभव नहीं हो सकता। एस्किमो कौन होता है? एस्किमो एक जनजाति होती है, ठीक है। तो एस्किमो कोई विशेष चीज़ नहीं है, एक जनजाति का नाम है जो साउथ में रहती है। व्यक्तिगत आत्म एवं सामाजिक आत्म के बीच भेद किया गया है, अर्थात व्यक्तिगत आत्म, व्यक्तिगत का मतलब स्वयं से, और सामाजिक का मतलब अपने परिवार, वातावरण, चारों तरफ के पड़ोसी, स्कूल, है ना, कॉलेज, खेल का मैदान, ये किसके अंतर्गत आते हैं? सब सामाजिक के अंदर भेद किया गया है। व्यक्तिगत आत्म में एक ऐसा अभिविन्यास होता है जिसमें व्यक्ति मुख्य रूप से अपने बारे में संबंध होने का अनुभव करता है। अभी हम लोगों ने देखा कि कैसे जैविक आवश्यकताएं जैविक आत्म को विकसित करती हैं, किंतु शीघ्र ही बच्चे की उसके पर्यावरण में मनोवैज्ञानिक और सामाजिक आवश्यकताएं उसके व्यक्तिगत आत्म के अन्य अवयवों को उत्पन्न करने लगती है। किंतु इस विस्तार में जीवन के उन पक्षों पर बल होता है जो संबंधित व्यक्ति से जुड़ी हुई होती हैं, जैसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता, व्यक्तिगत उत्तरदायित्व, व्यक्तिगत उपलब्धि, व्यक्तिगत सुख सुविधाएं इत्यादि। सामाजिक आत्म, सोशल सेल्फ,
का प्रकटीकरण दूसरों के संबंध में होता है, जिसमें सहयोग, एकता, संबंधन, त्याग, समर्थन, भागीदारी जैसे जीवन के पक्षों पर बल दिया जाता है। किसमें? सामाजिक आत्म। पहले हम चर्चा कर रहे थे व्यक्तिगत आत्म, अब है सामाजिक आत्म। सामाजिक आत्म में क्या क्या? सहयोग, एकता, संबंधन, त्याग, समर्थन, भागीदारी जैसे जीवन के विभिन्न पक्षों पर बल दिया जाता है, जिसमें समूह के रूप में कार्य किया जाता है। इस प्रकार का आत्म परिवार और सामाजिक संबंधों का महत्व देता है, इसलिए इस बात को पारिवारिक अथवा संबंधात्मक रिलेशनल सेल्फ के रूप में जाना जाता है। ठीक भाई, आगे देखें। आगे इसमें आत्म के संज्ञानात्मक और व्यवहारात्मक पक्ष के बारे में बताया है। देखो, विश्व के सभी भागों के मनोवैज्ञानिकों ने आत्म के अध्ययन में अभिरुचि प्रदर्शित की है। इन भाई क्लास पसंद आ रही है तो क्लास को आप लाइक भी करते रहें, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें अपने मित्रों को। इन अध्ययनों द्वारा व्यवहार के कई पक्ष सामने लाए गए हैं। इन अध्ययनों के द्वारा व्यवहार के कई पक्ष सामने लाए गए हैं जिनका संबंध आत्म से होता है। जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि हम सभी के अंदर यह जानने का बोध होता है कि हम कौन हैं और हम इनको अन्य दूसरों से भिन्न बनाता है। हम अपनी व्यक्तिगत और सामाजिक अनन्यता से जुड़े रहते हैं और इस ज्ञान से कि अनन्यताएं आजीवन स्थिर रहेंगी हम सुरक्षित अनुभव करते हैं। ये कहना चाह रहा है कि जो बात हमने पहले की है कि हम जो व्यवहार करते हैं, हमारे अंदर जो ज्ञान है वो क्या दूसरे से भिन्न है, क्या हम दूसरे से अलग विशेषताएं रखते हैं। अगर ऐसा व्यक्ति जान लेता है तो वही उसका क्या होता है? आत्म होता है। देखो आगे देखते हैं। जिस प्रकार से हम अपने आप को प्रत्यक्षण करते हैं, अर्थात अप्रत्यक्षण से मतलब अपने आप को देखते हैं तथा अपनी क्षमताओं और गुणों के बारे में जो विचार रखते हैं, उसी को आत्म संप्रत्यय आत्मधारणा कहा जाता है। अर्थात आत्म संप्रत्यय आत्मधारणा से मतलब क्या? अपने आप को ही देखना, अपने अंदर के गुण दोषों को जानना, देखना, उन पर विचार करना ही क्या है? आत्म संप्रत्यय आत्मधारणा। अति सामान्य स्तर पर अपने बारे में इस प्रकार की धारणा समग्र रूप से या तो सकारात्मक होती है या फिर कैसी होती है? नकारात्मक। अर्थात अपने अंदर अपन सकारात्मक चीज़ों को देखते हैं या फिर कैसी देखते हैं? नकारात्मक देखते हैं। इससे अधिक विशिष्ट स्तर पर एक व्यक्ति अपने शैक्षिक प्रतिभा की अपेक्षा अपने खेल कूद की बहादुरी के प्रति सकारात्मक धारणा रख सकता है या अपने गणितीय कौशलों की अपेक्षा अपनी पठन योग्यता के प्रति सकारात्मक आत्म संप्रत्यय रख सकता है। किसी व्यक्ति के आत्म संप्रत्यय के बारे में जानकारी प्राप्त करना सरल नहीं होता है। इसके लिए अभी सर्वाधिक उपयोग में लाई जाने वाली विधि के अंतर्गत व्यक्ति से उसके बारे में पूछा जाता है। प्रश्नोत्तरी के माध्यम से व्यक्ति से विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और उसके आत्म को बाहर निकालने का प्रयास किया जाता है, जिससे व्यक्ति की आत्म की पहचान किसी दूसरे व्यक्ति को हो सके। अब देखें भाई क्या है आत्मसम्मान। आत्मसम्मान क्या है, इसकी चर्चा करेंगे। देखो, हमारे आत्म का एक महत्वपूर्ण पक्ष है। आत्मसम्मान क्या है? हमारे आत्म का एक महत्वपूर्ण पक्ष है। व्यक्ति के रूप में हम सदैव अपने मूल्य या मान या अपनी योग्यता के निर्णय के बारे में निर्णय आकलन करते रहते हैं। व्यक्ति का अपने बारे में यह मूल्य निर्णय ही आत्मसम्मान कहा जाता है। अर्थात अपना स्वयं मूल्यांकन करना, आकलन करना ही क्या है? अपना आत्मसम्मान है, सेल्फ एस्टीम है। कुछ लोगों में आत्मसम्मान उच्च स्तर का, जबकि कुछ लोगों में आत्मसम्मान निम्न स्तर का पाया जाता है। किसी व्यक्ति के आत्मसम्मान का मूल्यांकन करने के लिए उस व्यक्ति के समक्ष विविध प्रकार के कथन प्रस्तुत किए जाते हैं और उस व्यक्ति से पूछा जाता है कि किस सीमा, नेक्स्ट पेज पर चलेंगे, किस सीमा तक वे कथन उसके संदर्भ में सही हैं, यह बताएं। एक उदाहरण के लिए किसी बालक बालिका से यह पूछा जा सकता है कि मैं गृह कार्य करने में अच्छा हूँ, अथवा मुझे अक्सर विभिन्न खेलों में भाग लेने के लिए चुना जाता है, अथवा मेरे सहपाठियों द्वारा मुझे बहुत पसंद किया जाता है, जैसे कथन उसके संदर्भ में किस सीमा तक सही हैं। यदि बालक बालिका यह बताती है कि ये कथन उसके संदर्भ में सही हैं, तो उसका आत्मसम्मान उस दूसरे बालक बालिकाओं की तुलना में अधिक होगा। और यह बताता है कि ये कथन उसके बारे में सही नहीं है, तो भाई कैसा होगा? उससे अलग होगा। अध्ययनों से ये जानकारी प्राप्त हुई है कि 6 से 7 वर्ष तक के बच्चों में आत्मसम्मान 4 क्षेत्रों में निर्मित हो जाता है। 6 से 7 वर्ष के बच्चों के लिए ये बात सामने आई है अध्ययनों से कि उसके आत्मसम्मान 4 क्षेत्रों में निर्मित किया जाता है। देखो भाई कौन सा निर्मित हो सकता है। पहला है शैक्षिक क्षमता, सामाजिक क्षमता, शारीरिक खेलकूद संबंधी क्षमता और शारीरिक रूप
जो आयु के बढ़ने के साथ साथ और अधिक परिष्कृत होता जाता है। अपनी स्थिर प्रवृत्तियों के रूप में अपने प्रतिधारण बनाने की क्षमता हमें भिन्न भिन्न आत्ममूल्यांकनों को जोड़कर अपने बारे में एक सामान्य मनोवैज्ञानिक प्रतिमा निर्मित करने का अवसर प्रदान करती है। अर्थात विभिन्न चीज़ों के माध्यम से, विभिन्न विषयों के माध्यम से, विभिन्न क्षेत्रों के माध्यम से जब व्यक्ति अपना स्वयं मूल्यांकन करता है तो उसके अंदर अपने आप की एक प्रतिमा बन जाती है कि मैं इस कार्य को कर सकता हूँ और इस कार्य को नहीं। इसी को हम क्या कहते हैं, आत्मसम्मान की समग्र भावना के रूप में जानते हैं। आत्मसम्मान हमारे दैनिक जीवन के व्यवहारों से अपना घनिष्ठ संबंध प्रदर्शित करता है। उदाहरण के लिए जिन बच्चों में उच्च शैक्षिक आत्मसम्मान होता है उनका निष्पादन विद्यालयों में निम्न आत्मसम्मान रखने वाले बच्चों की तुलना में अधिक होता है। जाहिर सी बात है, जिसका उच्च होगा तो वह उच्च ही रहेगा, जिसका निम्न है वो निम्न रहेगा, तो ऊंचा वाला जो है निम्न की तुलना में अधिक श्रेष्ठ होगा। और जिन बच्चों में उच्च सामाजिक आत्मसम्मान होता है उनको निम्न सामाजिक आत्मसम्मान रखने वाले बच्चों की तुलना में सहपाठी द्वारा अधिक पसंद किया जाता है। अर्थात जो सामाजिक होगा वो अधिक पसंद होगा, अधिक पॉपुलर होगा, और एक एकांतवासी होगा, कोने में चुपचाप से बैठा रहेगा, टेबल पे अलग ही जाकर बैठेगा, समूह में नहीं रहेगा, तो उसका जो पॉपुलरिटी है उसकी तुलना में कम होगी, क्योंकि व्यक्ति उसको किसी से मतलब ही नहीं है, वो एकांतवासी है, अंतर्मुखी है। जबकि जो सामाजिक क्षेत्रों में, सामाजिक सरोकार में विभिन्न समूहों में वह रहता है तो निश्चित रूप से उसकी पॉपुलरिटी ज़्यादा होगी और वह उसका जो समूह है वो बहुत बड़ा होगा, वह प्रसिद्ध होगा अपनी, चाहे किसी भी समूह में हो, चाहे क्लास में हो, चाहे खेल के मैदान में हो, चाहे घर में हो, वो सभी जगह उसकी पॉपुलरिटी ज़्यादा रहेगी। दूसरी तरफ जिन बच्चों में सभी क्षेत्रों में निम्न आत्मसम्मान होता है उनमें दुश्चिंता, देखो जिनमें निम्न आत्मसम्मान होता है उनमें दुश्चिंता, अवसाद, समाज विरोधी व्यवहार पाया जाता है। अध्ययनों द्वारा प्रदर्शित किया गया है कि जिन माता पिता द्वारा स्नेह के साथ सकारात्मक ढंग से बच्चों का पालन पोषण किया जाता है ऐसे बालकों में उच्च आत्मसम्मान विकसित होता है, क्योंकि ऐसा होने पर बच्चे अपने आप को सक्षम और योग्य व्यक्ति के रूप में स्वीकार करते हैं। अर्थात माता पिता का बहुत बड़ा रोल है, माता पिता की देखभाल करना, ये सारी चीज़ बहुत महत्वपूर्ण रखती है बालक के लिए। जो माता पिता बच्चों द्वारा सहायता न मांगने पर यदि उनके निर्णय स्वयं लेते हैं तो ऐसे बच्चों में निम्न आत्मसम्मान पाया जाता है। अब चर्चा करनी है किसकी, आत्म-सह क्षमता। तो मित्रों इसकी हम चर्चा करेंगे कल। अगर आप हमारे चैनल से इसी तरह जुड़े रहोगे तो आपको पर्टिकुलर रेगुलर मैं आपको क्लास डालता रहूँगा। अगर इन टॉपिक्स को आपको समझना है ग्रीन बोर्ड पर एक एक चीज़ को, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें मित्रों। ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को शेयर करें ताकि आपको किसी तरह की कोई समस्या नहीं आए और आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए। साथ के साथ जो विद्यार्थी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो ये बेहद महत्वपूर्ण है। कक्षा 12 के लिए भी एक अति आवश्यक चीज़ है। मैं पुस्तक तो पढ़ाता हूँ, साथ के साथ इसको समझाने के लिए अच्छा प्रयास करते हैं। विभिन्न टॉपिकों पर समय लेकर हम उनको चर्चा करते हैं। तो जिसको भी क्लास अच्छी लगी क्लास को लाइक ज़रूर कर दें, सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को शेयर करें। आपने क्लास को देखा, आप सभी का मित्रों बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय।